पिछले पार्ट से इंस्पिरेशन मिलने के बाद अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हाँ, अगला पार्ट भी कवर कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा इस पे रिस्पॉन्स दिया है, तो इससे मैं इंस्पायर हुआ और अब सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सेकंड पार्ट को कवर कर लेते। तो चलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का सीन देखते हैं अभी। एक्शन पैक्ड ड्रामा और नई शुरुआत। ई स्टेट जनरल्स का मीटिंग जो कि वर्साय में होने वाला है, तो अभी देखेंगे वर्साय में क्या ड्रामा चलेगा। ये सीन शुरू होता है 5 मई 1789 को, यानी 5 मई 1789, जब लुइस 16 ने टैक्स बढ़ाने के लिए ई स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया। ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों ई स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। ये मीटिंग वर्साय के एक बड़े हॉल में सेट हुआ, पूरा फिल्मी स्टाइल में डेकोरेटेड। फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स एक दूसरे के सामने रोज में बैठे थे, जबकि थर्ड ई स्टेट के 600 मेंबर्स को पीछे खड़ा होना पड़ा। क्या ही अनफेयर सीन था। थर्ड ई स्टेट में ज्यादातर पढ़े लिखे और प्रॉस्परस लोग थे, लेकिन पीजेंट्स, आर्टिजन्स और वुमेन को एंट्री ही नहीं दी गई। फिर भी थर्ड ई स्टेट के लोग 40,000 लेटर्स लेकर आए थे, जिसमें जनता के ग्रीवांसेज और डिमांड्स लिखे थे। पहले के रूल्स के हिसाब से वोटिंग होती थी, हर ई स्टेट का एक वोट, मतलब फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट हमेशा जीत जाते थे। लेकिन इस बार थर्ड ई स्टेट ने डिमांड की, अब हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए। ये आइडिया रूसो के द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक थी उससे इंस्पायर थी। जब लुइस 16 ने ये प्रपोजल रिजेक्ट किया तो थर्ड ई स्टेट के लोग गुस्से में मीटिंग से वॉकआउट कर गए। एक जोक सुन लो। थर्ड ई स्टेट वाला इतना गुस्सा में था कि वॉकआउट के टाइम उसका सैंडल टूट गया और वो बोलने लगा, ये सैंडल भी राजा के ही खिलाफ है। अब सब हंस हंस के पागल हो गए। ओके, जोक्स अपार्ट। नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन यानी टेनिस कोर्ट का ओथ का सीन है ये। वॉकआउट के बाद थर्ड ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सोचा, अब हम अपना सीन सेट करेंगे। 20 जून 1789 को उन्होंने वर्साय के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में मीटिंग की और खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ लिया कि जब तक फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता जो राजा के पास को लिमिट करे, वो डिस्पर्स नहीं होंगे। ये ग्रुप मीराबो और अब्बेसियस के लीडरशिप में था। मीराबो जो एक नोबल फैमिली से था, उसने फ्यूडल प्रिविलेज के खिलाफ आवाज उठाई और अपना जर्नल चला के स्पीचेस दी। अब्बेसियस ने एक पैम्फलेट लिखा, व्हाट इज द थर्ड ई स्टेट, जिसमें बोला कि थर्ड ई स्टेट ही असली नेशन है। इस टाइम फ्रांस के बाकी हिस्सों में भी हंगामा चल रहा था। ब्रेड के दाम इतने हाई थे कि वुमेन बेकरी शॉप्स पे अटैक करने लगी और गांव में पीजेंट्स ने रूमर सुने कि नोबल्स के हायर्ड बैंडिट्स क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। ये ग्रेट फियर का टाइम था जिसमें पीजेंट्स ने नोबल्स के टैक्स पे अटैक किया, ग्रेन लूट लिया और टैक्स रिकॉर्ड्स जला दिए। एक जोक सुन लो। टेनिस कोर्ट ओथ के टाइम एक डेलीगेट अपना स्पीच नोट्स भूल गया, तो उसने टेनिस रैकेट उठा के बोला, ये भी ओथ के काम आएगा। सब हंसने लगे। नेक्स्ट, फ्यूडल सिस्टम का एंड। 4 अगस्त 1789 का बिग ट्विस्ट। जनता के गुस्से और नेशनल असेंबली के प्रेशर को देख के लुइस 16 को झुकना पड़ा। 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने एक बड़ा डिक्री पास किया। फ्यूडल सिस्टम खत्म, नोबल्स और क्लर्जी के लिए प्रिविलेज खत्म कर दिए गए, तिथेज अबॉलिश हो गई और चर्च की लैंड्स कॉन्फिस्केट कर ली गई। इससे गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिवरेज की प्रॉपर्टी मिली। ये एक बड़ा मोमेंट था क्योंकि पहली बार फ्रांस में इक्वालिटी की तरफ एक कदम बढ़ा। लेकिन गांव में अभी भी ग्रेट फियर का हंगामा चल रहा था। पीजेंट्स अपने पुराने रिकॉर्ड्स जला रहे थे और नोबल्स अपने घर छोड़ के भाग रहे थे। कई तो नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेट कर गए। ये सीन था एकदम ड्रामेटिक, जैसे कोई ओल्ड सिस्टम एकदम क्रैश हो गया। एक और जोक सुनो। एक नोबल भागते वक्त अपना विग भूल गया और उसके सर्वेंट ने बोला, साहब विग तो ले लो, वरना कैसे इंप्रेस करोगे। नोबल समझ गया कि मेरी मजे ले रहा है, बेचारा शर्मा के भाग गया। नेक्स्ट, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यानी एक नया सिस्टम आने वाला है। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसका मेन एम था राजा के पावर्स को लिमिट करना। अब पावर 3 इंस्टीट्यूशंस में बांट दिया, वही 3 इंस्टीट्यूशन जिसको मोंटेस्क्यू ने आइडिया में बताया था, और वो तीनों थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। इससे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। नेशनल असेंबली के पास लॉ बनाने का पावर था, लेकिन ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सिटीजन इलेक्टर्स को वोट देते और इलेक्टर्स असेंबली चूज करते। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था, वोटिंग का राइट सिर्फ उन मेन को था जो 25 साल से ऊपर थे और कम से कम 3 दिन के लेबरर वेज के बराबर टैक्स देते थे। इनको एक्टिव सिटीजन्स बोला गया। बाकी मेन और सारी वुमेन पैसिव सिटीजन्स थे, मतलब उनको वोट का राइट नहीं था। असेंबली में सिर्फ हाई टैक्स पेयर्स ही आ सकते थे। एक और सुनो, जो क्या है, एक एक्टिव सिटीजन बनने के लिए एक बंदा अपना टैक्स रिकॉर्ड लेकर गया, लेकिन उसने गलती से अपना ग्रोसरी बिल दिखाया। ऑफिसर हंस के बोला, भाई
तू रहने दे, ये रोटी का बिल है, टैक्स का नहीं। ओके, जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, नए आइडियाज का जश्न। कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, जिसमें बोला गया कि राइट्स जैसे लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब नेचुरल और इनएलिएनेबल हैं। मतलब ये हर इंसान के बर्थ से राइट्स हैं और कोई इनको छीन नहीं सकता। स्टेट का ड्यूटी था इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इस डिक्लेरेशन के सिंबल्स भी थे, जैसे ब्रोकन चेन जो बताता था फ्रीडम के बारे में, पसेस जो बताता था यूनिटी के बारे में, और रेड फ्रीगियन कैप जो बताता था लिबर्टी के बारे में। और यही तीनों चीज हमें पता था फ्रेंच का स्लोगन था, फ्रीडम, यूनिटी और लिबर्टी। और यही यूनिटी बाद में इक्वालिटी में तब्दील हो जाती। ये आइडियाज ले बार्बियर के पेंटिंग में दिखाए गए, जिसमें फ्रांस और लॉ को फीमेल फिगर्स के रूप में दिखाया गया। लेकिन ये डिक्लेरेशन में एक गैप था, ये राइट सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के लिए थे और वुमेन और गरीब लोग इससे बाहर रह गए। जीन पॉल मारात ने अपने न्यूज़पेपर लैमी डू पीपल में इसको क्रिटिसाइज किया और बोला कि ये सिस्टम रिच के लिए बनाया गया है और जब तक जनता अपने ऊपर के एरिस्टोक्रेट्स को हटा नहीं देगी ये लॉज काम नहीं करेंगे। अब एक लास्ट जोक सुन लो। एक बंदा डिक्लेरेशन पढ़ के इतना कंफ्यूज हुआ कि बोला ये ब्रोकन चेन फ्रीडम का सिंबल है, तो क्या मेरी साइकिल की चेन भी फ्री है? तब हंसने लगे। उम्मीद करते हैं ये पार्ट भी आपको पसंद आएगा, और अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आता है तो मैं फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर अग्रसर होऊंगा। तो आप इस पर कृपया अपना रिस्पॉन्स दें कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।